दोस्तों, कुंभ का मेला हो और उसमें कोई चमत्कार ना हो, कोई अनहोनी ना हो, कोई घटना, कोई हादसा ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। जब इस बार के कुंभ में पहले ही 2 दिन 1.5 करोड़ लोगों ने स्नान करके रिकॉर्ड बनाया, वहीं पर 3600 लोगों ऐसे थे जो कि मेले में गायब हो गए, मेले के भागम भाग में अपने से बिछड़ गए। लेकिन इस बार मेले में ऐसे लोगों के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई थी और जिसको तुरंत ढूंढकर उन्हें अपनों से मिला दिया गया, यानी कि शाम तक जो भी बिछड़े हुए लोग थे सारे लोग मिल गए। लेकिन दोस्तों, हर किसी के नसीब में ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि एक बार बिछड़ गए कुंभ के मेले में तो वो फिर अपनों से कभी नहीं मिल पाते हैं। और ऐसे ही एक घटना हुई थी पिछले बार कुंभ में, 2013 का जब कुंभ लगा था प्रयागराज में। एक 11 साल की बेटी अपने माता पिता से हमेशा के लिए बिछड़ जाती है, लेकिन दोस्तों ये चमत्कार ही था कि 12 साल बाद वो इस बार का कुंभ जो था उस कुंभ में फिर से अपने माता पिता को उसी जगह पर मिल गई जिस जगह वो खोई थी। ये किसी चमत्कार से कम नहीं थे। पूरे 12 सालों के बाद आखिरकार बेटी अपने माता पिता से मिल तो जाती है, लेकिन इन 12 सालों के अंदर उसके साथ बहुत कुछ गलत हुआ था। उसके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हुई थी, ऐसे लोगों के साथ लग जाती है कि दोस्तों जिसे सुनने के बाद उसके माता पिता का कलेजा फट जाता है। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप भी इसको सुनने के बाद आपको आंसू नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि वो 12 साल तक कहाँ थी, क्या कर रही थी, क्या क्या हुआ उसके साथ। दोस्तों, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल का सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें ताकि मेरा जो हौसला है वो बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 2013 की गुजरात का एक परिवार जो कि बहुत गरीब परिवार होता है। माता पिता और 2 बच्चे, और वो ट्रेन पकड़कर 2013 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जो कुंभ लगा था उसमें वो स्नान करने के लिए आते हैं। अब वो शाम को पहुंचते हैं तो मेले के बाहर जो तंबू वगैरह लगे थे, जो कैंप लगा हुआ था, वहीं पर उन्हें थोड़ी सी जगह मिल जाती है और वो लोग वहीं पर अपनी रात गुजारते हैं। और सुबह यह हुआ कि जैसे ही सुबह हुई हम लोग जाएंगे गंगा जी के जो संगम है, वो गंगा जमुना सरस्वती, वहाँ पर हम लोग स्नान करेंगे और उसके बाद कुछ घूमेंगे टहलेंगे और फिर शाम को जो है ट्रेन पकड़कर वापस गुजरात चले आएंगे। अब दोस्तों, यही उसका प्लान था और जो युवक था उसका नाम गंगाराम होता है और उसके जो 2 बच्चे थे, एक 11 साल की बेटी थी और जिसका नाम बबीता होता है, और एक 13 साल का बेटा था जिसका नाम विवेक होता है। इसके अलावा जो पत्नी थी उसका नाम शारदा होता है। तो ये लोग दोस्तों वहाँ पर रुकते हैं और सुबह सुबह जैसे ही उठते हैं उनकी आँख खुलती है तो वो चले जाते हैं स्नान करने के लिए और वहाँ पर जाते हैं, स्नान वगैरह भी करते हैं। और स्नान करने के बाद वो लोग चाय नाश्ता करते हैं। उसके बाद जो है उनके जो पिताजी थे, जो गंगाराम थे, वो कहते हैं कि चलो थोड़ा घूम टहल लिया जाए और थोड़ा मेले में और कुछ देख लिया जाए। लेकिन जो बबीता थी जिसकी उम्र 11 साल की थी, वो दोस्तों थक चुकी थी। वो कहती है कि नहीं, मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, सुबह ही आप लोगों ने जगा दिया। क्योंकि दोस्तों घर पर रहती थी तो जाहिर सी बात है 7-8 बजे तक सोती थी और इसीलिए वो कहती है कि नहीं, मुझे फिर उस जगह पर जाना है और जहाँ पर वहाँ जाकर आराम से सो सके। लेकिन जो बेटा था 13 साल का, जो विवेक था, वो दोस्तों कहता है कि नहीं, मुझे घूमना है और घूमने की जिद में अड़ा हुआ था। और जो बबीता थी वो अपने माता पिता से, गंगाराम से कहती है कि मुझे आराम करना है। इस तरीके से दोस्तों उसके भाई बहन में लड़ाई होता रहा और झगड़ा होता रहा। लेकिन माँ बाप भी चाहते थे कि 12 सालों के बाद कुंभ आता है, फिर पता नहीं आने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इतना खर्चा करके आए हैं तो कम से कम घूम लेना चाहिए। तो वो लोग जो है बबीता की बातों को नज़रअंदाज करते हुए, उसको संभालते हुए कहते हैं कि अभी चलेंगे चलेंगे, इस तरीके से घूमने लगते हैं। लेकिन जो बबीता थी वो हट करने लगती है
वो चलते चलते रुक जाती है। उसके बाद कहती है कि मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं घूमना है। जब उसके माता पिता कुछ दूर आगे निकल जाते हैं तो फिर वो दौड़कर उनके पास पहुंच जाती। ऐसे ऐसे करते हुए करीब 1 घंटा बीत गया। ऐसे ही हजारों लोगों की भीड़ में वो 4 लोग भी घूम रहे थे। लेकिन दोस्तों अब उनको नहीं पता था कि उनके पीछे 2 ऐसे लोग लगे हैं जो कि बच्चों को चुराने का काम करते हैं थी और ऐसी ऐसी लड़कियों को उठाने का काम करते थे। उन लोगों को पता ही नहीं था। अब गंगाराम जो ऐसे घूम रहे थे, लेकिन 5 मिनट के बाद उन्होंने महसूस किया कि शायद बबीता कहीं रुक गई है और अब की बार वो वापस नहीं आई। काफ़ी देर हो गया। फिर वो लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो बबीता का कहीं अता पता नहीं रहता था। वो लोग जो है अब उसे इधर उधर ढूंढने लगते हैं, बबीता बबीता कहने लगते हैं, लेकिन दोस्तों वो वहाँ से गायब हो चुकी थी। वो लोग सोचते हैं कि शायद तम्बू में चली गई होगी, लेकिन अकेले वहाँ भी नहीं जा सकती थी। लेकिन क्योंकि तंबू का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा था, फिर वो लोग दौड़ कर जाते हैं और इधर उधर ढूंढते हैं। तंबू पर जाकर देखते हैं उस जगह पर तो बबीता वहाँ पर भी नहीं थी। उसके बाद वो खोया पाया केंद्र जो होता है वहाँ पर जाते हैं और शिकायत करते हैं कि मेरी ऐसी ही बेटी है, नाम बबीता है, उम्र 11 साल की है, गोरी है, सुंदर है, लेकिन वो गायब हो गई है। अब वो लोग मेले में अनाउंसमेंट करते हैं, माइक में बोलते हैं कि ऐसा कोई बच्चा मिले, ऐसा कोई लड़की मिली है तो आपको कृपया करके किसी भी कैंप में पहुँचा दें और कैंप का जो नंबर था वहाँ पर पहुँचाने के बाद कैंप का नंबर बता दें। लेकिन दोस्तों हर तरफ ढूंढने पर भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन दोस्तों अब कई लोग खोए हुए थे, वो मिल जा रहे थे, लेकिन बबीता एक ऐसी थी जो कि शाम हो गई और नहीं मिली। अब अगले दिन भी सुबह तक नहीं मिली तो माता पिता जो कि उसी शाम उसको ट्रेन पकड़कर गुजरात जाना था, लेकिन वो फ़िलहाल नहीं जाते हैं और अगले दिन तक वो जो है पुलिस स्टेशन पर जाते हैं और बाकायदा उसके गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करते हैं और उसके बाद जो पुलिस थी उसको ढूंढने में लग जाती है। अब दोस्तों पुलिस ढूंढ रही थी लेकिन कोई कामयाबी मिल नहीं रही थी। माता पिता परेशान थे, माँ का रो रो के बुरा हाल था। 3-4 दिन बीत जाते हैं, कोई पता नहीं, और 1 सप्ताह बीत जाता है, बबीता का कोई पता नहीं था। वो आखिर गई तो कहाँ गई। उसके बाद वो लोग थक कर हार कर अपने घर चले जाते हैं और गुजरात और पुलिस वाले बोलते हैं कि जाइए, जैसे ही मिलेगी उसके बारे में कोई भी अपडेट रहेगा तो आपको जो है सूचना दे देंगे। अब दोस्तों उसके पास कोई फ़ोटो भी नहीं था उसको उनको दे सके, और यहाँ मेरी जो है उसको पास मोबाइल वगैरह भी नहीं था। 2013 की बात है, स्मार्टफोन भी नहीं था, छोटा फ़ोन था उसके पास और कोई उसका फ़ोटो भी नहीं था। हाल फिलहाल का बच्चेपन का एक फ़ोटो था जो कि 2-3 महीने तक वो बबीता के पिताजी थे, वो पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं और प्रयागराज में और कहते हैं कि ये जो है फ़ोटो है मेरी बेटी की है। लेकिन उस फ़ोटो से 11 साल की बच्ची का मिलना इम्पॉसिबल था, इसीलिए पुलिस वाले कहते हैं कि ये तो किसी काम का नहीं है। लेकिन फ़िलहाल अभी आप लोग तलाश कर रहे हैं, आपकी बेटी कहाँ है, कोई सुराग नहीं मिल पाया है अब तक। जैसे ही मिलेगा आपको सूचना दे दिया जाएगा। अब फिर जो गंगाराम है वो थक कर हार कर गुजरात चले आते हैं और अपने घर चले आते हैं और फिर धीरे धीरे लोग आकर उस बेटी के बारे में पूछने लगते हैं, तो संतोष कर लेते हैं। और दोस्तों 3-4 साल बीत गए और कई बार है जो गंगाराम गुजरात से इलाहाबाद आते हैं, उत्तर प्रदेश आते हैं और अपनी बेटी का पता लगाते हैं, पुलिस थाने पर जाते हैं, लेकिन कोई खबर नहीं मिलती है। अब एकदम थक हार चुके थे और वो समझ चुके थे कि अब उनकी बेटी जो है उनको कभी नहीं मिलेगी। और उसके बाद फिर जाकर वो मेहनत मजदूरी करते हैं और अपना वही काम करने लगते हैं, संतोष मान लेते हैं। और इधर जो बेटा है विवेक था वो बड़ा हो रहा था। धीरे धीरे दोस्तों 12 साल का वक्त बीत जाता है और 2025 आ चुका था। उस कुंभ से लेकर इस महाकुंभ का समय आ जाता है। अब दोस्तों महाकुंभ का समय आ जाता है तो बबीता
की माँ थी, वो अपनी बेटी को याद कर रो रही थी। वो अपने पति से कहती है कि मुझे बबीता की बहुत याद आ रही है, एक बार चलो गंगा मैया से चल के मैं उनसे पूछूंगी कि आखिर हम लोगों ने क्या पाप कर दिया, हम लोग ऐसा कौन सा पाप करने आए थे कि उन्होंने मेरी बेटी को हमसे छीन लिया। चल के उन्हीं से मांगूंगी, उन्हीं से शिकायत करूंगी। लेकिन जब गंगा राम ये बात सुनते हैं तो वो मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि मैं कसम खा लिया हूँ कि मैं कभी कुंभ नहीं जाऊंगा और कभी मैं नहीं जा सकता हूँ। कुंभ जाने की वजह से हमसे हमारी बेटी बिछड़ गई। लेकिन अब जो है वो जिद पर अड़ जाती है, कहती है कि नहीं, मुझे अपनी बेटी की याद ताज़ा करनी है। भले ही मैं जाऊंगी और उस जगह पर जाऊंगी, कम से कम रोऊंगी, बिलकूंगी, उसके लिए तड़पूंगी। मेरा मन कर रहा है, मेरा जाने का मन कर रहा है। अगर आप नहीं जाएंगे तो मैं अकेली ही चली जाऊंगी, और अगर मैं अकेली चली गई तो जैसे बेटी को खो दिए वैसे मुझे भी खो दोगे। अब वो सोच में पड़ जाते हैं, कहते हैं कि सही बात कह रही हो, अगर ये अकेली चली जाएगी तो पता नहीं कहाँ चली जाएगी। तो इसीलिए वो लोग प्लान बनाते हैं कि चलो ठीक है, एक बार फिर चलते हैं कुंभ में कम से कम नहाकर ही चले आएंगे। तो वो लोग आने का प्लान बनाते हैं। लेकिन जो विवेक था, अब उसकी उम्र करीब 25 साल की हो चुकी थी, और वो पिछले कई सालों से अभी अहमदाबाद तो कभी मुंबई ऐसे इधर उधर काम करता था। तो इस समय मुंबई में अपने माता पिता से कहा, ठीक है मैं पैसा वगैरह भेज देता हूँ, जाओ आप लोग वहाँ पर घूम आओ। अब दोस्तों वो लोग ठीक पिछली बार की तरह इस बार भी ट्रेन पकड़ते हैं और उसके बाद इलाहाबाद आते हैं, प्रयागराज जाते हैं। फिर वहाँ पर तंबू वगैरह लगा हुआ था, वहीं पर आके शरण लेते हैं। और फिर उनका प्लान था कि चलो कल सुबह स्नान करेंगे। लेकिन इस बार उसके मन में कोई हौसला नहीं था, कोई उत्साह नहीं था, क्योंकि हर कदम पर वो जो बबीता थी उसकी यादें उसकी कचोट रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसको खींच के ले जा रहा है, या फिर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो गंगा जी में डूब रही है। तरह तरह की शंकाएं हो रही थी, उसके मन में उत्पन्न हो रही थी, क्योंकि उन्हें एक्चुअली में पता नहीं था कि उनकी बेटी के साथ हुआ क्या था। तो इसीलिए जो है तरह तरह के ख्याल उनके मन में आ रहे थे। इसीलिए जो बबीता की माँ शारदा थी दोस्तों, बात बात पर रोने लगती थी, और उसके पति गंगा राम भी रोने लगते थे। लेकिन वो संभलते थे और कहते कि थी, मत रो, क्यों रो रही हो। अब दोस्तों होता क्या है कि अगले दिन 14 जनवरी की ये बात है, वो लोग नहाने के लिए गंगा जी में गए, और डुबकी लगाकर जैसे ही आ रहे थे दोस्तों, लाखों लोगों की भीड़ थी, और वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। सामने जो है उनकी बेटी उनको मिल जाती है। बबीता जो है जैसे देखती है अपनी माँ को पहचान जाती है, और उसके गले से लिपट कर रोने लगती है, और कहती है, मुझे पता था कि आप लोग आएंगे। आप जैसे उसकी माँ देखती है कि गंगा राम देखते हैं तो वो भी रोने लगते हैं, एकदम हैरान हो जाते हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि दोस्तों बबीता उनके गले से लिपट कर रो रही थी। उसके बाद वो पूछते हैं कि बेटी कहाँ खो गई थी, क्या हो गया था तुम्हारे साथ, और सब कुछ वो पूछते हैं। लेकिन दोस्तों तभी एक लड़का आता है, वो उन लोगों से नमस्ते करता है, और फिर से बबीता से पूछती है कि ये कौन है। बबीता कहती है कि ये मेरा सब कुछ है, और इसी के सहारे तो मैं जिंदा हूँ। अब दोस्तों जब वो लोग अपने बेटी के मिलने की खुशी जो है विवेक से फ़ोन करके विवेक को बता देते हैं, तभी दोस्तों बबीता जो थी वो मना कर देती है और कहती है कि नहीं मम्मी, किसी को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं आप लोगों के लिए लायक भी नहीं हूँ। उसके बाद कहती है कि चलो कहीं बैठते हैं। उसके बाद दोस्तों अपनी कहानी बताती है। एक जगह एकांत पे लोग जाकर बैठ जाते हैं। उसके बाद जो कहानी बताती है उसको सुनने के बाद उसके माँ बाप का कलेजा फट जाता है। दोस्तों उस दिन जब वो उसके पीछे पीछे भाग रही थी, बात बात में रुक जा रही थी, तभी दोस्तों दो लोग उसका पीछा कर रहे थे, और जब वो देख रहे थे कि बेटी इसकी जो है ये लड़की है ऐसे ऐसे जिद कर रही है, अड़ी हुई है, तो वो लोग उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि चलो तुम्हें आराम करना है तो जहाँ तुम्हारा वो सामान वगैरह रखा हुआ है वहीं बगल में हमारा भी रखा हुआ है, हम लोग जा रहे हैं, चलो तुम वहीं पर सो जाना।
अब दोस्तों जो बबीता थी उसकी बातों पर यकीन कर लेती है, उसके बाद वो उसके साथ चल देती है। लेकिन दोस्तों उसे नहीं पता था कि वो लोग कौन हैं, उसके साथ क्या करने वाले हैं। कोई चीज़ उसे सुंघा देते हैं जिससे अपनी सूध-बूध खो देती है। उसके बाद वो उस जगह पर ना ले जाकर मेले से बाहर ले जाते हैं। उसके बाद वहाँ पर पहले से एक कार उनका इंतज़ार कर रही थी, वो उसको ले जाकर उसमें बैठकर जाते हैं, उसका अपहरण कर लेते हैं। उसके बाद वहाँ से बिहार लाई जाती है, बिहार से ये पश्चिम बंगाल लाई जाती है। दोस्तों फिर उसके साथ जो होता है बहुत बुरा होता है। ये तीनों लोग उसके साथ जो भी गलत करते ही हैं। उसके बाद उसे कोठे पर बेच देते हैं और जहाँ पर वो 6 साल तक रहती है, यानी कि 2013 से 2019 तक कोलकाता में दोस्तों उसे वेश्यावृत्ति करना पड़ता है। अब दोस्तों उसके बाद जब 6 साल बीत जाते हैं तो वो लोग उसे फिर दिल्ली भेज देते हैं और दिल्ली में जाकर उसे यही काम करना पड़ता है। उसे कैद करके रखा जाता है, कोई बाहरी संपर्क उससे नहीं होने दिया जाता है। और दोस्तों उसके साथ जो कुछ हुआ पता भी नहीं सकते हैं क्या क्या हुआ। अब दोस्तों जब दिल्ली के कोठे पर बबीता को 4 साल बीत जाता है तो एक लड़का जिसका नाम संजय होता है, जो कि बिहार का था, वो दिल्ली के कैनॉट प्लेस में काम करता था और उसके कोठों पर आना जाना था। इसी दौरान उसकी मुलाकात बबीता से होता है और बबीता से ये रेगुलर कस्टमर बन जाता है और कई बार आने जाने के दौरान दोनों में बातचीत हुई। और वो जो है जब बबीता की आप बीती सुनता है तो उसके दिल में बड़ी चोट लगती है। उसके बाद वो बबीता को वहीं से निकालने की सोचने लगता है क्योंकि बबीता से उसको प्यार हो चुका था। उसके बाद दोस्तों जो उस कोठे का मैनेजर था, ये दलाल था, जो भी कहे, जिनके साथ कभी बबीता बाहर निकलती थी, जिसकी निगरानी में वो निकलती थी, कुछ भी उसको ज़रूरत होती थी, इलाज वगैरह अगर कुछ ज़रूरत होती थी तो वो हमेशा एक बंदे के साथ ही रहती थी जो उससे साथ लेकर जाता था और फिर शाम को लेकर आता था। संजय जो है उससे मुलाकात करता है और उससे कहता है कि भाई कुछ पैसा ले लो और इस लड़की का जो है मेरे हवाले कर दो। दोस्तों बात करता है और उसके 2-3 लाख रुपया मांगता है, लेकिन संजय कहता है कि मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे सकता हूँ। कुल मिलाकर उसे 1.5 लाख रुपये में बातचीत तय होती है। उसके बाद वो एक बार उसको निकालता है और उसके बाद फिर पीछे से धीरे से वो लेकर उसके चला जाता है और उसके बाद दोस्तों फिर एक मंदिर में जाकर शादी कर लेता है। और संजय और बबीता की शादी 2023 में दोनों एक दूसरे शादी करते हैं और उसके बाद दोस्तों वो लोग कुछ दिन दिल्ली में रहते हैं और उसके बाद वो बिहार गांव लेकर चला जाता है। लेकिन इस बीच में संजय ने कई बार उससे कहा कि चलो तुम्हारे घर चलता हूँ, तुम्हारे माँ बाप से तुम्हें मिलवा देता हूँ, लेकिन दोस्तों लोक लाज की डर से वो अपने घर नहीं जाती, अपने माँ बाप के पास नहीं जाती, क्योंकि वो कहती थी कि मेरे माता पिता मुझे बहुत मरा हुआ मान ही चुके होंगे और वैसे भी मेरी ज़िंदगी ऐसी है, इस हालत में कैसे उनके पास जाऊं। लेकिन संजय उसे लाख समझाता रहा कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने जो भी कुछ किया मजबूरी में किया और इस वजह से आपकी अपनी मर्जी से नहीं किया। लेकिन वो हमेशा मान रही थी कि अपने माँ बाप के सामने नहीं जा सकती है। लेकिन दोस्तों जब 2025 का कुंभ आता है तो जैसे उसकी माँ उसके लिए तड़प रही थी, वैसे बबीता भी अपने माँ बाप के लिए तड़प रही थी और कहती है कि एक बार मैं उसे मेले में जाऊंगी, क्या पता मेरे माता पिता भी वहाँ आएंगे। दोस्तों पता नहीं कैसे उन लोगों के दिमाग में, उनके मन में कौन ये बात बैठा दिया, कैसे बैठ गई कि जो माँ सोच रही थी वही दोस्तों बबीता भी सोच रही थी। उसके बाद वो संजय जो था उसको लेकर आता है। उसके बाद दोस्तों लाखों लोगों की भीड़ में, जो कि एक भूसे में सुई की ढूंढने का बराबर था दोस्तों, वहाँ पर अचानक से एक दूसरे के सामने आ जाना किसी चमत्कार से कम नहीं था। और जैसे ही बबीता देखती है अपनी माँ को, रोने लगती है और फिर इन दोनों की मुलाकात होती है। जब उसकी कहानी सुनते हैं तो माता पिता संजय पैर पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि बेटा, उसे आशीर्वाद देते हैं, उसे दुआ देते हैं और कहते हैं कि तुमने मेरी बेटी की ज़िंदगी बचाई, हम तुम्हारे एहसासमंद रहेंगे, लेकिन अब मैं अपनी बेटी को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। उसके बाद कुछ दिन बाद तुम अपने घर ले जाना,
दोस्तों हाल फिलहाल अभी वो लोग प्रयागराज में ही हैं और विवेक जो है वो भी मुंबई से अपनी बहन की खबर सुनकर फिर प्रयागराज में आने वाला है। उसके बाद ये लोग जब वहाँ पर इकट्ठा होंगे उसके बाद फिर अपने घर जाएंगे। तो दोस्तों ये रही कहानी। इस वीडियो को बनाने का मतलब मेरा किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी के भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको बताना था कि वाकई में कितना बड़ा चमत्कार हुआ। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो एक लाइक करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इसी प्रकार की कहानियों के लिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।